दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक भारतीय संविधान सभा के बारे में, अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करें तो इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले 1857 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। फिर 1922 की बात करें तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा अर्थात स्वराज की मांग की थी। कब की थी? 1922 में। तो महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी ने क्या किया? संविधान सभा की मांग की थी। किसके माध्यम से? स्वराज के माध्यम से। फिर आता हमारा 1928। तो 1928 में जो हमारे नेहरू समिति थी, कौन सी? नेहरू कमेटी। तो नेहरू कमेटी ने संविधान सभा की मांग की थी। किसकी मांग की? नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की थी। आगे हम बात करें 1934 की। तो 1934 में हमारे जो एम.एन. रॉय साहब थे, मानवेंद्र नाथ राय, जो क्या थे? साम्यवादी क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत के अंदर। तो मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। फिर बात करें 1934 की। तो 1934 में स्वराज पार्टी ने क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। जो हमारे 1924 के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, उसने 1934 में जाके क्या किया? संविधान सभा की मांग की थी। भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का सबसे पहले विचार की बात करें तो विचार था स्वराज पार्टी ने। और स्वराज पार्टी ने कब किया था? 1934 में। तो आप ये भी याद रखिएगा, संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया था। फिर 1935 की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में क्या था? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आधिकारिक तौर पर क्या? संविधान सभा की मांग की थी। आधिकारिक तौर पर क्या? संविधान सभा की मांग की। कब? 1935 में। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जो सार्वभौमिक मताधिकार है, क्या? जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसके आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। तो 1938 में क्या हुआ? 1938 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके द्वारा क्या? कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे क्या बात की कि उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतदान के आधार पे हमारे संविधान सभा की मांग किया था। संविधान सभा बननी चाहिए। किस आधार पे? हमारे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पे। अब बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगस्त प्रस्ताव क्या है, क्यों है? तो अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। 1940 में क्या था? अगस्त प्रस्ताव। और 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार कहा कि हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा अंग्रेजों ने? कि हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या? संविधान सभा शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में क्या? संविधान सभा शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया था। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को भारत के उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथ को, उनके द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की बात करें तो घोषणा किसके द्वारा की गई थी? 8 अगस्त 1940 को भारत के उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथ को, उनके द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारत में जब आया था, जब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ को। तो भारत के उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ को थे। फिर आता है हमारे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की बात करें 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में भेजा गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में भेजा गया था। कब? 22 मार्च 1942 को। और ये जो क्रिप्स मिशन था, ये 22 मार्च 1942 को भारत पहुंच गया। फिर क्रिप्स मिशन ने क्या किया? क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन ने 1942 में अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान रखा था। अर्थात उन्होंने कहा कि संविधान सभा तो बनाएंगे और संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। क्या होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। क्रिप्स मिशन 1942 के अनुसार, जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसके अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा क्या? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा चुनी जाएगी। किसके द्वारा चुनी जाएगी? जो हमारे प्रांतीय विधानमंडल है, क्या है? प्रांतीय विधानमंडल है, तो उसका जो निम्न सदन है उसके सदस्यों के द्वारा चुनी जाएगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर आते हैं हमारे कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में। कैबिनेट मिशन आता है हमारे 1946 में।
और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? हमारे क्लेमेंट रिचर्ड एटली। उस मंत्रिमंडल के द्वारा कैबिनेट मिशन को 1946 में भारत भेजा गया था। तो जो हमारे एटली थे, एटली ने क्या किया? कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कब? 1946 में। तो आप ये याद रखना, जो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। जो हमारे लेबर पार्टी के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री की बात करें, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रिचर्ड एटली। तो उन्होंने क्या किया? कैबिनेट मिशन को 1946 में भारत भेजा। और भारत में जब स्वतंत्रता हुई थी, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट रिचर्ड एटली। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आ जाता है। तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट रिचर्ड एटली था। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। जो हमारे कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश है, उसी के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। अब हम बात करें संविधान सभा के कुल सदस्यों की। संविधान सभा में कुल सदस्यों की हम बात करें, टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में क्या थे? कुल 389 सदस्य थे। और संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से 93 सदस्य तो देशी रियासतों से मनोनीत हुए थे। 389 सदस्यों में से क्या 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे और 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित हुए थे। तो हमने देख लिया संविधान सभा में कितने थे? 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे। अब इसमें 93 सदस्य तो कहाँ से आए थे? देशी रियासतों से। और 296 कहाँ से आए थे? ये हमारे ब्रिटिश भारत से निर्वाचित हुए थे। अब 296 में से तो है ना 292 ये तो प्रांतों से थे और 4 सदस्य कहाँ से थे? उच्चायुक्त से। कहाँ से? कितने? 4। तो आप देख सकते हैं 4 सदस्य तुम्हारे उच्चायुक्त प्रांतों से थे। 292 कहाँ से थे? 292 हमारे प्रांतों से। तो इस तरह 296 कहाँ से? हमारे ब्रिटिश भारत से आए थे। 93 हमारे कहाँ से आए थे? देशी रियासतें थे। तो दोनों को यदि मिलाते हैं तो इस तरह 389 सदस्य बनते हैं। तो संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 389। इसको आप देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित हुए थे। और ब्रिटिश भारत से निर्वाचित हुए 296 सदस्यों में से 292 सदस्य प्रांतों से निर्वाचित थे। कहाँ से निर्वाचित थे? प्रांतों से निर्वाचित थे। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से निर्वाचित कुल 296 सदस्यों में से 4 सदस्य क्या थे? उच्चायुक्त प्रांतों में से थे। अब बात करें 4 सदस्यों की। तो 4 सदस्य कौन कौन से थे जो उच्चायुक्त प्रांतों से संबंधित थे? ये थे हमारे अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये 4 सदस्यों की बात करें तो 4 सदस्य क्या थे? उच्चायुक्त प्रांतों से थे। कौन कौन से? एक तो हमारे अजमेर मेरवाड़ा, एक हमारा बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये 4 थे हमारे। तो इस तरह हमने 389 सदस्यों के बारे में जानकारी ले ली। अब संविधान सभा के निर्वाचन की बात करते हैं। संविधान सभा की बात करें तो 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचित किया गया था। अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि? एक प्रतिनिधि को चुना गया था 10 लाख की जनसंख्या पर। तो पहली बात तो ये याद रखना 10 लाख पे एक प्रतिनिधि था। फिर बात करें संविधान सभा की तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। निर्वाचन किस तरह किया गया था? अप्रत्यक्ष नीति से या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन क्या जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। निर्वाचन कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य? 208 सदस्य निर्वाचित हुए। जैसे सामान्य सीट पे तो 119 सदस्य निर्वाचित हुए। सिखों की आरक्षित सीट पर 3 सदस्य निर्वाचित हुए। मुस्लिम आरक्षित सीट पर 3 सदस्य निर्वाचित हुए। और जो उच्चायुक्त प्रांत थे वहां से 3 सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब हम बात करें भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान सभा में क्या मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कितने? 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे हमारे मुस्लिम लीग से। तो इस तरह हमने सदस्यों की संख्या भी देख ली। सदस्यों की संख्या देख ले तो कितनी थी हमारी? 208 तो हमारे कांग्रेस के थे। 119 सामान्य सीट पे जिसमें 3 सदस्य सिख पे, 3 सदस्य मुस्लिम, 3 सदस्य हमारे उच्चायुक्त से थे और 73 सदस्य क्या थे? मुस्लिम लीग के। तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा।
आगे बात करें निर्वाचन मंडल की, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। निर्वाचक मंडल की बात करें तो प्रांतीय विधान मंडल के निम्न सदन के जो सदस्य हैं इनके द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। प्रांतीय विधान मंडल की बात करें तो प्रांतीय विधान मंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। अब बात करें निर्वाचन पद्धति की। इसके निर्वाचन पद्धति की बात करें तो संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत द्वारा किया गया था। किस तरह किया गया था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत द्वारा किया गया था। संविधान सभा के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के तहत 3 श्रेणियां बनाई गई थी। कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 3 श्रेणियां बनाई गई थी। एक तो हमारे मुस्लिम, एक सिख और एक सामान्य। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या थी 78, सिखों के लिए आरक्षित सीटें थी 4 और सामान्य के लिए कितनी थी? 210। तो निर्वाचन पद्धति हमने देख ली, जिसके तहत क्या, मुस्लिमों के लिए तो 78 सीटें, सिखों के लिए 4 और सामान्य के लिए कितनी? 210 सीटें आरक्षित थी। और ये किस आधार पे था? ये हमारे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत के द्वारा किया गया था। फिर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। संविधान सभा के लिए चुनाव महात्मा गांधी ने नहीं लड़ा था। जब महात्मा गांधी नहीं लड़ेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दोनों सुप्रीम लीडर थे। दोनों सुप्रीम लीडरों ने चुनाव नहीं लड़ा। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण पहले तो संविधान सभा में निर्वाचित हो जाते और जीतने के बाद क्या करते? अपनी संविधान सभा से अपना त्यागपत्र दे देते। तेज बहादुर सप्रू ये भी पहले निर्वाचित हो जाते और जीतने के बाद क्या करते हैं? संविधान सभा से अपना त्यागपत्र दे देते हैं। फिर बात करें कुछ महिलाओं की, तो महिलाएं भी संविधान सभा के अंदर निर्वाचित होती है। और परीक्षा में कई बार पूछा गया है तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 15 महिलाएं। और वो कौन कौन सी थी 15 महिलाएं? विजय लक्ष्मी पंडित, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, अमृत कुमारी कौर। ये अमृत कुमारी कौर क्या है? पहली मंत्री बनती, कैबिनेट मंत्री, महिला कैबिनेट मंत्री। तो अमृत कुमारी कौर का नाम आप याद रखिएगा। ये शायद फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनती है हमारे। दक्षिणी वेलायुधन, ये हमारे क्या पहली ग्रेजुएट दलित होती है, दक्षिणी वेलायुधन। बेगम एजाज सरूल, अम्मू स्वामीनाथन। कौन? अम्मू स्वामीनाथन। हंसा जीवराज मेहता, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, एनी मस्करीन, दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी और मालती चौधरी। तो इस तरह ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें चुनी गई थी। सबसे पहले आती है हमारी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और विजय लक्ष्मी पंडित क्या थे? भारतीय संविधान सभा की निर्वाचित होने वाली सदस्य थी। उनकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी विजय लक्ष्मी पंडित बनती है। और भारत में पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की। एकमात्र संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी विजय लक्ष्मी पंडित ही बनी और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में देख लिया। अब आती है हमारी सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी की बात करें तो ये भी हमारे संविधान सभा में चुनी जाती है। साथ ही साथ पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचिता कृपलानी बनती है। और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचिता कृपलानी बनती है। और राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। फिर आता हमारा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की बात करूं तो सरोजिनी नायडू भारतीय संविधान सभा की निर्वाचित पहली महिला सदस्य थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हमारी सरोजिनी नायडू बनती है। क्या पहली महिला राज्यपाल कौन बनता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती है और वो भी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के लिए दोनों के लिए जाना जाता है। सुचिता कृपलानी हो या सरोजिनी नायडू, दोनों उत्तर प्रदेश से बनती है। सरोजिनी नायडू तो राज्यपाल बनती है, सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री बनती है। और ये दोनों ये किस पार्टी की सदस्य थी? कांग्रेस की। फिर आती है राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर भारतीय संविधान सभा की क्या निर्वाचित महिला सदस्य थी। और ये पहले कैबिनेट मंत्री भी बनती है राजकुमारी अमृत कौर। और इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को क्या दिया गया था? स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। तो बात करें भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी राजकुमारी अमृत कौर थी और पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी अमृत कौर ही थी।
फिर आता है दक्षिणी वेलायुधन। दक्षिणी वेलायुधन की बात करें तो भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित हुई महिला थी। ये एकमात्र दलित सदस्य थी महिला के रूप में। कौन? दक्षिणी वेलायुधन। एकमात्र दलित महिला थी जो इस संविधान सभा में चुनी गई थी। ये भारत की पहली महिला थी जिसने विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन की थी। विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला थी। और भारत की पहली महिला है किसने विज्ञान विषय में लेकर ग्रेजुएशन की थी। तो वो कौन सी थी? दक्षिणी वेलायुधन, और ये दलित थी। फिर आते हैं हमारे बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल की बात करें तो संविधान सभा की निर्वाचित महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम एजाज रसूल। फिर आता है हमारा अम्मू स्वामीनाथन। तो अम्मू स्वामीनाथन क्या भारतीय संविधान सभा की निर्वाचित पहली महिला सदस्य थी। और अम्मू स्वामीनाथन को अम्मू कुड़ी स्वामीनाथन के नाम से भी जाना जाता है। अम्मू स्वामीनाथन को क्या? अम्मू कुट्टी स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से कौन कौन से सदस्य चुने गए थे। जयपुर से चुने गए थे हमारे वीटी कृष्णमाचारी। जयपुर से हमारे हीरालाल शास्त्री। खेतरी झुंझुनू से सरदार सिंह। उदयपुर से कौन चुने गए थे? विजय राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता। पहले विजय राघवाचारी चुने जाते हैं, फिर उनकी जगह कौन जाते हैं? बलवंत सिंह मेहता। फिर उदयपुर से कौन चुने जाते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। फिर आते हैं हमारे जोधपुर से कौन? CS वेंकटाचारी। जोधपुर से हमारे जयनारायण व्यास थे। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुल बिहारी भार्गव। बीकानेर से हमारे KM पणिक्कर, जसवंत सिंह। शाहपुरा से हमारे गोकुल लाल सवा। कोटा से दलेल सिंह और अलवर से रामचंद्र उपाध्याय। तो इस तरह हमने देख लिया। और भरतपुर से हमारे कौन थे? राय बहादुर। तो इस तरह हमने देख लिया राजस्थान से 13 व्यक्ति चुने गए थे। फिर आगे बात करें तो ये भी समझ गए ना KM पणिक्कर चुने गए थे। फिर KM पणिक्कर के स्थान पर कौन आए थे? जसवंत सिंह आए थे। अब पार्टियों की बात करें संविधान सभा में, पार्टी के अनुसार कितने कितने कौन कौन से सदस्य किसके सदस्य थे। पार्टी वाइज की बात करें तो कांग्रेस के 208 सदस्य थे संविधान सभा में। कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, यूनियनिस्ट पार्टी का 1 सदस्य, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी का 1 सदस्य, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट का 1 सदस्य, कृषक प्रजा पार्टी का 1 सदस्य, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का 1 सदस्य, सिख गैर कांग्रेसी सदस्य 1 था, वामपंथी सदस्य 1 था, और निर्दलीय कितने थे? 8 सदस्य। तो कुल मिला के कितने सदस्य हो गए? 296। संविधान सभा में बात करें तो समुदाय आधारित भागीदारी की, तो हिंदू कितने थे? 163। मुस्लिम कितने थे? 80। हिंदू कितने थे? 163 और मुस्लिम कितने थे? 80। हमारे ST के तो 31 सदस्य थे। भारतीय ईसाई 6 थे। पिछड़ी जनजातियाँ 6 थी। सिख 4 थे। अंग्ल भारतीय 3 थे। पारसी कितने थे? 3। तो ये सब टोटल कितने हो गए हमारे? 96। अब इसी तरह ये तो हो गया। अब मुस्लिम लीग की बात करते हैं अकेले। तो मुस्लिम लीग की बात करें तो संविधान सभा के चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने देखा कि उनकी संख्या संविधान सभा में बहुत कम है, अर्थात 80 रह गई। इसलिए संविधान सभा का उसने बहिष्कार किया। लेकिन उनके बहिष्कार करने से क्या होता है? संविधान सभा की बैठकें तो शुरू हो जाती। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, अर्थात पहली बैठक से लेकर आखिरी बैठक तक कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11। और यदि हम माने कि 26 नवंबर की जगह 24 जनवरी 1950 की बात करें तो संविधान सभा की 12 बैठक हुई थी, अर्थात 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक हुई थी। अब कुछ खास बैठकों की बात करें तो पहली बैठक कब हुई थी? हमारे 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11, तीसरी हमारी 13। तो हर 2 दिन बाद 9, 11, 13। 11वीं बैठक हमारी 26 नवंबर 1949 और 12वीं बैठक क्या? 24 जनवरी 1950। तो इस तरह आपको ये तारीखें तो याद रखनी ही पड़ेगी। सबसे पहले आता है संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित 207 सदस्यों में से कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। अर्थात संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। अब संविधान सभा की जो उद्घाटन सत्र है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आचार्य
जे.बी. कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा? जे.बी. कृपलानी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आचार्य कृपलानी का पूरा नाम था जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जिनको क्या बोलते थे? जे.बी. कृपलानी। क्या नाम था उनका पूरा नाम? जीवट राम भगवान दास कृपलानी या जे.बी. कृपलानी इनका पूरा नाम था। संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। तो उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन आचार्य कृपलानी या जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया। पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष किस आधार पर बनाया गया? फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार। किसके आधार पर? परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। किस आधार पर बनाया गया? फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार। और फ्रांसीसी परंपरा क्या कहती थी? कि वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। क्या आधार पर बनाया जाना चाहिए? वरिष्ठता के आधार। अर्थात संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आता हमारा दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद, मतलब 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक में क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? भारतीय संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक में जो एस.सी. मुखर्जी थे, उनको संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष चुना गया। तो इस तरह आप याद रखेंगे। पहले अध्यक्ष तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कई परीक्षा में पूछा गया है संविधान सभा की उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में बी.एन. राव को संविधान सभा का पहला संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो पहले संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? बी.एन. राव। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। बी.एन. राव का मतलब है हमारे बेनेगल नरहरि राव। बेनेगल नरहरि राव के बी.एन. राव का पूरा नाम है। अब बात करें बी.एन. राव की, तो बी.एन. राव का पूरा नाम था बेनेगल नरहरि राव। बी.एन. राव ने बर्मा के संविधान सभा में भी सहयोग दिया था। बी.एन. राव ने क्या किया था? बर्मा का जब संविधान बन रहा था तो उसमें बी.एन. राव ने सहयोग दिया था। बर्मा को अब क्या बोलते थे? म्यांमार। म्यांमार बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार है। बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, अर्थात कि भारतीय संविधान किस प्रकार का बनना चाहिए सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया? बी.एन. राव के द्वारा। और भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रारूप समिति के द्वारा। तो हमारा पहला प्रारूप तो बी.एन. राव ने तैयार किया था, और अंतिम प्रारूप क्या था? प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया था। तो पहला अध्यक्ष तो कौन था? एच.सी. मुखर्जी। दूसरे उपाध्यक्ष कौन था? पहला उपाध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी था, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। दूसरे अध्यक्ष की बात करें तो हमारे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। तो बाद में वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और वी.टी. कृष्णमाचारी का पूरा नाम था राय बहादुर सर्वमंगल तिरु वेंकटचारी कृष्णमाचारी। क्या था? तो वैसे तो आप केवल वी.टी. कृष्णमाचारी के नाम से भी इनको याद रख सकते हैं। तो 2 उपाध्यक्ष हमारे, एक तो एस.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णमाचारी। तो 2 बैठकों के बारे में हमने बात कर ली। अब आती है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक की बात करें तो संविधान सभा की तीसरी बैठक दूसरी बैठक के ठीक 2 दिन बाद अर्थात 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तीसरी बैठक में क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने हमारे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, और इसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो उद्देश्य, ये तारीख कभी कभी पूछ ली जाती है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, कब प्रस्तुत किया गया। तो 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव की क्या क्या विशेषताएं थी? उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताओं की बात करें तो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना इसका पहला उद्देश्य था। क्या था? स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना और भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ देखिए उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्र भारतीय संघ में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी। तो उस समय का हमारा ब्रिटिश भारत था, भारतीय गणराज्य थी अर्थात रियासतें, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे कि हमारी गोवा, पुदुचेरी, दमन दीव, सिक्किम, ये वाली चीज़ें,
और अन्य राज्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते थे, इन सबको क्या भारतीय संघ के अंदर शामिल किया जाएगा। दूसरी विशेषता देख ली हमने। अब तीसरी विशेषता की बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी। उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार क्या था, भारतीय संघ में जो जो राज्य शामिल होंगे उनको क्या दी जाएगी, स्वायत्तता दी जाएगी। साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाएगी, राज्यों को दी जाएगी। फिर उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्र भारत में शासन की समस्त अधिकारिता और शक्तियों का स्रोत कौन होगा, जनता। अर्थात पहली लाइन हमने प्रस्ताव में क्या लिखे, हम भारत के लोग, अर्थात जनता को शक्तियों का स्रोत माना गया है। अर्थात भारत में क्या है, लोकतंत्र है। उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसी समय कह दिया था कि भारत के जो सभी नागरिक हैं उनको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को क्या है, विचारों की स्वतंत्रता, क्या विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, ये सब क्या कानून और नैतिकता के दायरे में ही मिलेगी। अर्थात ये चीज़ें मिलेगी जरूर, लेकिन ये सब क्या होगा, कानून और नैतिकता के दायरे में मिलेगी। भारत के सभी नागरिकों को क्या मिलेगा, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता और विधि के सामने समानता, अर्थात कानून के सामने समानता, ये सब मिलेगी। और इस समानता या सुनिश्चित की जाएगी, अर्थात ये सब मिले ही मिले। तो आप देख सकते हैं कि उस समय जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो कितनी अच्छी अच्छी बातें प्रस्तुत की थी। उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय करेंगे, क्या अर्थात भारत की जो अल्पसंख्यक है, पिछड़े और जनजातीय लोग हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित लोग हैं, तो इनके हितों का संरक्षण करने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। इनके हितों का क्या संरक्षण करने का विशेष प्रयास किया जाएगा। फिर उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र की जो अखंडता है इसको बनाए रखना और भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जल, थल और नभ, इन पर क्या है, संप्रभु अधिकार बना के रखना। इन पर क्या है, संप्रभु अधिकार बना के रखना। ये उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु थे। उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार क्या है, प्राचीन काल से विश्व में भारत का विशिष्ट स्थान है और उस स्थान को बनाए रखना और विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देना इसका कार्य रहेगा। किसका, उद्देश्य प्रस्ताव। अब बात करें भारतीय संविधान सभा की 11वीं बैठक की। 11वीं बैठक की बात करें तो 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को आयोजित की गई थी। 11वीं बैठक क्या 26 नवंबर 1949 को आयोजित की गई थी। फिर आता है हमारी संविधान सभा की 12वीं बैठक। 12वीं बैठक की बात करें हम, संविधान सभा की 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी। कब, 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक हुई थी। इसी को अंतिम बैठक भी कहते हैं। 24 जनवरी 1950 को जो 12वीं बैठक हुई थी वह अंतिम बैठक थी, अर्थात संविधान सभा की 12वीं बैठक संविधान सभा की आखिरी बैठक भी थी। अब आता है संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की बहुत सारी समितियां थी। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, भारतीय राज्यों के लिए समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्र पर सलाहकारी समिति, मूल अधिकार समिति, फिर अल्पसंख्यक समिति, कौन सी, अल्पसंख्यक समिति, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र समिति, असम से संबंधित, बाह्य और आंशिक क्षेत्र समिति असम के अलावा, प्रक्रिया के नियम समिति, राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति, संविधान सभा की कार्य समिति, क्या संविधान सभा की कार्य समिति, संविधान के ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति, संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए क्या एक विशेष समिति बनाई गई। तो इस तरह हमने देखा कि 13 समितियों का गठन किया गया। एक एक करके हम इन समितियों के बारे में बात करें। पहली समिति हमारी संघीय संविधान समिति। कौन सी, संघीय संविधान समिति की बात करें हम तो संघीय संविधान सभा के संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आता संघीय शक्ति समिति। संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करें एक और समिति, कौन सी, भारतीय राज्यों के लिए समिति, अर्थात कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स। इस समिति के अध्यक्ष भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अर्थात भारतीय राज्यों के लिए समिति, संघीय शक्ति समिति और हमारी थी संघीय संविधान समिति। इन तीनों समितियों का अध्यक्ष किसे बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर आती है हमारी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष हमारे वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष।
फिर आता है पांचवी समिति हमारे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्र पर सलाहकारी समिति। तो इस समिति की बात करें तो इस समिति का अध्यक्ष तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। क्या बनाया गया? अध्यक्ष तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। साथ ही साथ इनकी समिति के तहत 5 उप समितियां भी बनाई गई थी। क्या? इसका अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, साथ ही साथ इसके लिए 5 उप समिति बनाई गई। मूल अधिकार की उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र उप समिति असम के लिए, बाह्य और आंशिक क्षेत्र उप समिति असम के अलावा। फिर पहली उप समिति आती है हमारी मूल अधिकार उप समिति। पहली उप समिति कौन सी आती है? मूल अधिकार उप समिति। कौन सी आती है? मूल अधिकार उप समिति। तो संविधान सभा की मूल अधिकार उप समिति का उद्देश्य अध्यक्ष किसे बनाया गया? जेबी कृपलानी को। किसको बनाया गया? जेबी कृपलानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जेबी कृपलानी मतलब जीवटराम भगवान दास कृपलानी को हमारी मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी आती है हमारी अल्पसंख्यक उप समिति। संविधान सभा की जो अल्पसंख्यक उप समिति है इसका अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी अर्थात हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया। फिर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र उप समिति असम के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया हमारे गोपीनाथ बोरदोई को। फिर हमारे असम के अलावा के लिए जो उप समिति थी, बाह्य और आंशिक क्षेत्र उप समिति है असम के अलावा के लिए, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए.वी. ठक्कर को बनाया गया अर्थात अमृतलाल विठलदास ठक्कर को। अमृतलाल विठलदास ठक्कर को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर आता हमारा मूल अधिकार समिति। ये तो हमने 4 उप समितियों के बारे में देख लिया। क्या देखा? 4 उप समितियों के बारे में देखा। अब बात करेंगे हम मूल अधिकार समिति। संविधान सभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपकी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कौन सा सवाल? जो हमारे मूल अधिकार समिति है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हम थोड़ा ये लेसन थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ताकि आपका कम समय में रिवीजन हो सके। फिर बात करें अल्पसंख्यक समिति। तो अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो संविधान सभा की जो अल्पसंख्यक समिति है इसका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। फिर आता अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति असम के लिए। तो असम के लिए जो समिति बनाई गई तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल। और समिति कौन थी? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र समिति। अब असम के लिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो असम के अलावा कौन थे? उनके लिए भी कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो असम के अलावा के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सी समिति? बाह्य और आंशिक क्षेत्र समिति। फिर आता हमारा प्रक्रिया के नियम समिति। प्रक्रिया के नियम समिति की बात करते हैं इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रध्वज के लिए तदस्थ समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की कार्य समिति। संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर क्या थे? कार्य समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए कौन सी एक विशेष समिति बनाई गई? संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई और विशेष समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संविधान सभा के ड्राफ्ट की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर आते हैं हमारी सबसे खास समिति, वो हमारी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग समिति कहते हैं। संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्थात भीमराव रामजी अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्यों की बात करें तो इसके अध्यक्ष सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्ष तो हमारे भीमराव अंबेडकर थे। सदस्यों की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर या नरहरि अयंगर गोपाल स्वामी अयंगर। फिर हमारे तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी या कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एन माधवराव या फिर न्यायपति माधवराव, टी कृष्णमाचारी या तिरुवेल्लोर थट्टई कृष्णमाचारी। तो इस तरह इसके सदस्यों की बात करें तो इसके 6 तो सदस्य थे और एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो टोटल कितने सदस्य हुए? 7 सदस्य हुए। अब आगे के सदस्यों की बात करें तो प्रारूप समिति के सदस्य बी.एल. मित्र ने क्या किया? स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति से अपना त्यागपत्र दे दिया। क्या किया? स्वास्थ्य कारणों से क्या किया? अपना त्यागपत्र दे दिया। और बी.एल. मित्र के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आ गया? एन माधवराव।
देखो, न्यायपति माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, तो डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी हमारे 1948, अर्थात बीच में ही मृत्यु हो जाती है। तो भारत के संविधान के पारित होने की बात करते हैं। भारत का संविधान कब पारित हुआ, तो देखिए इसकी। तो प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। भारतीय संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। और भारतीय संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करने के बाद संविधान सभा ने भारतीय संविधान के प्रारूप को 3 पाठन के बाद पारित किया। अर्थात संविधान सभा को 3 बार पढ़ने के बाद पारित किया गया था। कम से कम कितना पढ़ा, 3 बार। और वर्तमान में भी यही परिपाटी काम में ली जाती है। अर्थात कोई भी विधेयक को पास करना होता है तो उसके 3 पठन होते हैं। तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के प्रारूप को 3 बार पठन किया गया, अर्थात पहली रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। पहली रीडिंग के प्रथम पाठन की बात करें तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम पाठन 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक किया गया। ठीक है, तो पहली बार 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक इसको पढ़ा गया। फिर दूसरा पाठन किया गया। दूसरा पाठन हमारे 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा पाठन किया गया। तो वही बात है कि 15 नवंबर से 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा पाठन किया गया। और इस पाठन के अंदर बहुत ध्यान से संविधान को पढ़ा गया। फिर आता हमारा तीसरा पाठन। तीसरे पाठन की बात करें तो तीसरा पाठन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक किया गया था। अर्थात प्रारूप को तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक पढ़ लिया गया। अर्थात जितना भी पाठन करना था यह हमारे 26 नवंबर 1949 तक पढ़ लिया। तो पारित करने की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित कर दिया गया। जब भारतीय संविधान को पारित किया गया अर्थात 26 नवंबर 1949 को, तब संविधान पर 284 सदस्यों ने साइन किया। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। अर्थात 284 सदस्यों ने भारतीय को इसको समर्पित कर दिया। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित करने के बाद संविधान में 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। पहला अनुच्छेद 5 जो किससे संबंधित था, नागरिकता से। तो हमारे ध्यान से देखेंगे तो नागरिकता से संबंधित ये अनुच्छेद थे, राष्ट्रपति से संबंधित ये थे। तो नागरिकता की बात करें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे अनुच्छेद क्या थे, नागरिकता से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 60 और 324, 60 तो हमारे राष्ट्रपति की शपथ से था और अनुच्छेद 324 क्या, निर्वाचन आयोग से संबंधित था। तो ये भी क्या थे हमारे, जो 26 नवंबर 1949 है तो इसी दिन लागू हो गए थे। फिर हमारे 366, 367, अनुच्छेद 379, 380, 388, तो ये अनुच्छेद है, ये भी उसी समय लागू हुए थे। फिर अनुच्छेद 391, जो हमारे अनुच्छेद 391, 392, 393 और 394, तो ये सारे 16 अनुच्छेद थे। 16 के 16 अनुच्छेद क्या थे, 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। फिर आगे बात करें, अनुच्छेद 394 को शामिल करने पर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। लेकिन अनुच्छेद 294 में लिखा हुआ था कि यह 15 अनुच्छेद आज 26 नवंबर 1949 को भारत में लागू किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 379 से अनुच्छेद 392 तक वर्तमान में हटा दिए गए। क्या 379 से लेकर अनुच्छेद 392 तक के अनुच्छेद ये भारतीय संविधान से हटा दिए गए। फिर आता 26 जनवरी 1950 की। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हुए, बल्कि 7 में देखें तो बाकी के सारे अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। संविधान निर्माण के समय की बात करें तो भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ। संविधान को निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे।
भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक किया गया था। अब भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। कितनी? कुल 11 बैठक हुई थी। तो आप ये याद कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका में बदलाव की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और उसके साथ ही संविधान सभा क्या एक संप्रभु संस्था बन गई थी। क्या बन गई? एक संप्रभु संस्था बन गई थी। 15 अगस्त 1947 की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से पहले संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से हुआ था, परंतु 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से मुक्त हो गई थी। तब 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा क्या कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से मुक्त हो गई थी। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा क्या भारत के संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका का काम भी करती थी। संविधान सभा जब विधायिका के रूप में काम करती थी तो जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष होते थे। तो वही बात है कि संविधान सभा जब संविधान निर्माण का काम करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष होते थे। तो 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 389 से घटी कितनी रह गई? 299। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत या भारतीय राज्यों से संबंधित थे। संविधान सभा में 299 सदस्यों में से 70 सदस्य कहाँ संबंधित थे? रियासतों से। अब कुछ निर्णयों की बात करें संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णयों की तो 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। 13 मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता ली थी। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान या जनगण मन को मान्यता मिली। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम अर्थात राष्ट्रीय गीत को मान्यता मिली। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की कितनी बैठक हुई? 12 बैठकें हुई थी। अब बात करें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया, परंतु संविधान सभा क्या विधायिका के रूप में तो काम करती रही और उन्होंने पहले चुनाव कराए। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक अर्थात जब चुनाव हो जाते हैं तब तक ये विधायिका के रूप में काम करती रही। अब दुनिया के मुकाबले बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका? भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का है और सबसे छोटा संविधान किसका? अमेरिका का। तो इस तरह भारत का संविधान बन जाता है। लेकिन भारतीय संविधान की बहुत सारी आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे आलोचना कौन सी? पहली आलोचना देखें तो प्रत्यक्ष रूप से इसे निर्वाचित नहीं किया गया था तथा जनता ने इनको निर्वाचित नहीं किया, बल्कि रियासतों के सदस्यों का भी मनोनयन हुआ। संविधान सभा का भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व इसी वजह से नहीं करती। तो इस आलोचना का क्या खंडन करेंगे? इस आलोचना का खंडन यह है कि आलोचना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन उस समय बहुत कठिन था। और उसके क्या कारण थे? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम पे था, इसलिए चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। चुनाव कराने के लिए जो आधारभूत ढांचा चाहिए, मशीनरी चाहिए थी, वो भारत में नहीं थी। चुनाव कराने के लिए समय की भी कमी थी। चुनाव कराने के लिए इतना समय नहीं था। उस समय जनता में राजनीतिक जागरूकता भी नहीं थी, अर्थात शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता नहीं थी। संचार के साधनों का अभाव था। संचार के साधनों का क्या था? अभाव भी था। बात करें जहां तक देशी रियासतों का प्रश्न था, वहां पे क्या सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों में जनप्रतिनिधि संस्थाएं नहीं थी, अर्थात निर्वाचन के लिए आधारभूत ढांचे का अभाव था। भारत में देशी रियासतों का विलय करना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी आलोचना की बात करें तो संविधान सभा क्या एक संप्रभु संस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। तो अब आलोचना का खंडन की बात करें तो आलोचना का खंडन की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा क्या एक संप्रभु संस्था बन गई थी। 15 अगस्त 1947 को क्या संविधान सभा क्या थी? एक संप्रभु संस्था बन गई थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा
कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से पूर्णतः मुक्त हो गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से पूर्णतः मुक्त रहेगी। संविधान सभा ने खुद यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा अपने निर्णय पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से लेगी। एक और आलोचना की बात करें हम तो समय का अपव्यय हुआ इसमें, क्यों? क्योंकि इसको निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जबकि अमेरिका के संविधान को मात्र 4 महीने में पूरा कर लिया गया। तो इस आलोचना का क्या खंडन करेंगे? भारत और अमेरिका की परिस्थितियां क्या अलग अलग थी। भारत और अमेरिका की परिस्थितियां क्या थी? अलग अलग थी। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषाई और बहुनृजातीयता वाला देश है। भारत का सामाजिक ढांचा अत्यधिक जटिल है, जिसमें क्या अनेक वंचित और पिछड़े वर्ग और जनजातियां हैं। अतः भारत में संविधान का निर्माण में सभी के हितों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भारत का संविधान को बहुत छोटा मोटा है। अमेरिका के समाज में क्या है कि भारत जितनी विविधताएं नहीं है, नहीं अमेरिकी संविधान में अमेरिका के जो वंचित वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए। अर्थात अमेरिका में जो वंचित वर्ग है वो अमेरिकी और अफ्रीकी मूल के, तो इनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान 395 अनुच्छेद है, जबकि अमेरिका का संविधान तो बहुत छोटा सा है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद, कितने? 7 ही अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में क्या संघ और राज्य दोनों का संविधान शामिल है। भारतीय संविधान में क्या है? संघ और राज्य का दोनों का संविधान शामिल है। तो भारतीय संविधान में राज्यों के लिए अलग से कोई संविधान नहीं है, जबकि अमेरिका के संविधान में ये केवल संघ का संविधान है, राज्यों के लिए अलग अलग संविधान बनाए गए। एक और आलोचना की बात करें, जो अधिकांश सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी से थे, इसलिए संविधान सभा में केवल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को ही महत्व दिया गया। अब इस आलोचना का क्या खंडन करेंगे? भारतीय संविधान क्या है? संतुलित संविधान है। कैसा संविधान है? संतुलित संविधान है। भारतीय संविधान पर किसी एक विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि संविधान में बहुत सारी विचारधाराओं को महत्व दिया गया है। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं कांग्रेस पार्टी का नहीं था। प्रारूप समिति में कांग्रेस पार्टी के केवल 2 ही आदमी थे, एक तो के एम मुंशी और एक टी कृष्णमाचारी। फिर भी बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक दल थी, इसलिए संविधान सभा में कांग्रेस के अधिक सदस्य आए थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। एक और आलोचना की हम बात करें तो वह है कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कैसे थे? हिंदू। और भारतीय संविधान सभा किससे थी? हिंदुओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो इसका खंडन की बात करें इस आलोचना का, तो संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया गया। चूंकि भारत में हिंदुओं की संख्या उस समय ज्यादा थी, तो उनकी संख्या तो अपने आप निर्वाचित होनी लाजमी थी। भारत के विभाजन के बाद अधिकांश मुस्लिम का पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, इसलिए संविधान सभा में हिंदुओं का अनुपात अपने आप ही ज्यादा हो गया। इसके भी बावजूद भारतीय संविधान पर कोई धार्मिक प्रभाव इनका नहीं पड़ा था। भारतीय संविधान क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारत का संविधान क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, न ही किसी भी धर्म को विशेष महत्व देता है, बल्कि सभी धर्मों के साथ क्या करता है? समान रूप से समान भाव रखता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? एक मूल अधिकार है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? एक मूल अधिकार है। एक और आलोचना देखें हम संविधान की, तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य क्या? राजनेता और वकील थे। संविधान सभा में अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वकीलों के कारण क्या? भारतीय संविधान की भाषा बहुत ज़्यादा जटिल है। तो ये एक और हमारी जो कमी है वो थी। तो इस आलोचना का खंडन भी हम कर सकते हैं। विश्व के अधिकांश देशों के जो संविधान है वकील और राजनेताओं ने तैयार किए, क्योंकि वकील और राजनेता क्या? संविधान के विशेषज्ञ होते हैं। राजनेता क्या होते हैं? प्राय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी वजह से संविधान सभा के सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि थे, और भारतीय संविधान में समाज के सभी वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। भारतीय संविधान में कमजोर और वंचित वर्ग है, इनके हितों के लिए विशेष उपाय भी किए गए। अब बात करें भारत के संविधान के प्रतीक चिन्हों की, तो भारतीय संविधान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह था हमारा हाथी। एक मिनट, भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह था हाथी। भारतीय संविधान के सचिव कौन थे? हमारे HVR अयंगर। ड्राफ्टमैन की बात करें, ड्राफ्टमैन वाले SN मुखर्जी थे। भारतीय संविधान के ड्राफ्टमैन कौन थे? SN मुखर्जी थे।
सुलेखक कौन थे? भारतीय संविधान के सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अर्थात जो राइटिंग की थी वो राइटिंग किसके द्वारा की गई थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और इन्होंने भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। किस स्टाइल में लिखा? इटैलिक शैली में लिखा था। इटैलिक शैली का अर्थ होता है तिरछी शैली, जैसे इस तरह, जैसे RA, तो तिरछी शैली के अंदर लिखी गई थी ये सब। संविधान का अलंकरण की बात करें तो अलंकरण या डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? शांति निकेतन के नंदलाल बोस और व्योहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा इसकी जो डिजाइन थी या अलंकरण वो किया गया था। फिर मूल प्रस्तावना का अलंकरण की बात करें तो मूल प्रस्ताव का अलंकरण व्योहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। संविधान का हिंदी संस्करण की बात करें तो हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य। अर्थात हिंदी भाषा के में किसने लिखी थी? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखी गई। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने संविधान सभा के सभी पहलुओं को फटाफट जानने का प्रयास किया। तो ये लेक्चर आपको रिवीजन में काफ़ी सहायता देगा। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ एक छोटे से 50 मिनट के लेक्चर के अंदर बना दी गई है, जिसका आप बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। इसको यदि डिटेल से बनाया जाएगा तो ये कम से कम 5 से 6 घंटे में बनता, तो हमने 50 मिनट में आपको बना के दिया है ताकि आप इसका आसानी से रिवीजन कर सकें। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि परीक्षा के टाइम पे इस प्रकार के रिवीजन मोड के वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके। धन्यवाद।